मैं गागर में सागर पत्रिका का संपादक और गागर में सागर हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का रूपांतरण कहाँ से होता है, किससे सर्वनाम का रूपांतरण होता है। उसके पहले हमने देखा संज्ञा और संज्ञा का रूपांतरण, संज्ञा के कितने भेद होते हैं आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम क्रिया का विशेष अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम देखते हैं इस सर्वनाम का रूपांतरण किन कारणों से हुआ था। पुरुष वचन और कारक का। पुरुष वचन और कारक जो संज्ञा का रूपांतरण था, संज्ञा का रूपांतरण लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन, कारक जो सर्वनाम का रूपांतरण है, सर्वनाम का रूपांतरण, जो सर्वनाम का रूपांतरण है वह पुरुष वचन व कारक। पुरुष वचन और कारक, ठीक है। जो सर्वनाम का रूपांतर, एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है कि किसके कारण सर्वनाम का रूपांतरण नहीं होता। यह परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। किसके कारण जो है सर्वनाम का रूपांतरण नहीं होता, तो वह है लिंग भेद। लिंग के कारण सर्वनाम का रूपांतरण नहीं होता है। लिंग के कारण सर्वनाम का रूपांतरण नहीं होता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब जो क्रिया का रूपांतरण है, जो क्रिया का रूपांतरण है वह किन कारणों से होता है? वह है लिंग, वचन, लिंग, वचन और पुरुष। इन तीन कारणों से क्रिया का रूपांतरण होता है। अब हम आते हैं संज्ञा का रूपांतरण आपने देखा, सर्वनाम का रूपांतरण देखा और क्रिया का रूपांतरण देखा, ठीक है। अब हम आते हैं क्रिया किसे कहते हैं, जो महत्वपूर्ण था वह हमने बताया। क्रिया, जो क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है किसी काम का करना, किसी काम का करना, किसी काम का करना। जो क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है किसी काम का करना, ठीक है। और एक क्रिया जो होता है, क्रिया एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द। आपको मैंने जब शब्द का क्लासिफिकेशन वर्क किया, वहां पर रूपांतरण के आधार पर हमने बताया था क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। मैंने बताया था कि विकारी के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी जिसको हम अव्यय कहते हैं, जिस पद पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम अव्यय कहते हैं।
तो अविकारी को ही अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी के भी 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक। इस तरीके से विशेष ध्यान रखिएगा। तो क्रिया का एक विकारी शब्द है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं पढ़ना, लिखना, बैठना, सोना, जागना आदि आदि। जैसे पढ़ना, लिखना, बैठना, सोना, जागना आदि। ये क्या है? यह जिस शब्द से करा, जैसे मोहन दौड़ता है, दौड़ना किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया करते हैं। जो हिंदी में क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। 3 प्रकार से बनती है। नंबर 1 धातु से, नंबर 2 संज्ञा से और नंबर 3 विशेषण से। यह 3 प्रकार के शब्द हिंदी में जो क्रिया 3 प्रकार से बनती है। कौन कौन शब्द है? एक धातु है, दूसरा संज्ञा है, तीसरा विशेषण। ये 3 प्रकार के शब्दों से क्रिया का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये 3 कारणों से क्रिया का निर्माण होता है। किससे? धातु से, संज्ञा से और विशेषण से। अब धातु किसे कहते हैं? संज्ञा आपको वीडियो में पढ़ाई दिए। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं जो आपका आता है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जबकि कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के 3 ही भेद बताए थे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जबकि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। यह वीडियो होगा। अब आते हैं धातु किसे कहते हैं? धातु शब्द जो होता है क्रिया का मूल रूप होता है। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अर्थात जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं, जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं, जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें धातु कहते हैं। जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे हम कहते हैं
जैसे खा पी चल उठ। ठीक है, खा पी चल उठ बैठ देख आदि। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। यदि धातु में प्रत्यय रूप में, धातु में प्रत्यय रूप में प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय रूप में कोई शब्द जोड़ा जाए, कोई शब्द जोड़ा जाए तो वह क्रियापद का निर्माण कर देता है। इसका निर्माण कर देता है क्रियापद। अब यहाँ एक प्रत्यय शब्द, प्रत्यय विधीयते इति प्रत्यय। प्रत्यय शब्द जो होते हैं शब्द के अंत में लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। जो उपसर्ग होता है वह शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। ये दोनों बात को ध्यान रखिएगा कि जो प्रत्यय होते हैं शब्द के पीछे लगते हैं और जो उपसर्ग होता है शब्द के पहले लगता है। ये दोनों में डिफरेंट है, दोनों में अंतर है। जैसे मैं कह दूं चलना, चल शब्द धातु है, चल शब्द धातु है, इसी में हम ना प्रत्यय जोड़ दें, यह हो गया आपकी धातु, यह हो गया आपका प्रत्यय, प्रत्यय शब्द। अब इन दोनों को जोड़ने में क्या बन जाएगा? चलना। और आपकी चलना क्या है? क्रिया। चलना क्या हो? क्रिया। तो इस तरीके से जो प्रत्यय होते हैं शब्द के पीछे लगने के बाद जो लगते हैं, तो धातु में यदि शब्द के प्रत्यय के रूप में कोई शब्द जोड़ा जाए तो वह शब्द क्या कर देता है? क्रियापद का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो यह रहा आपका धातु। क्रिया का जो मूल रूप होता है वही कहलाता है धातु। यदि किसी कहा जाता है कि मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं, यदि कोई प्रत्यय रूप में कोई शब्द जोड़ दिया जाए तो वह क्रियापद का निर्माण कर देता है। धातु, धातु के दो रूप होते हैं। कौन कौन? धातु के दो रूप होते हैं, एक मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। यौगिक धातु, एक होती है मूल धातु, दूसरा यौगिक। धातु के दो रूप होते हैं, एक मूल धातु और दूसरी यौगिक धातु। जो मूल धातु होती है वो स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र। ठीक है, ये किसी पर आश्रित नहीं होती है, अर्थात किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती, किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती है। जैसे जैसे खा पी चल पढ़ लिख आदि। ठीक है, यह मूल धातु है। यह मूल धातु जो होती है स्वतंत्र होती है, यह किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती। किंतु जो यौगिक है, जो यौगिक धातु है, यौगिक जो धातु है वह क्या करती है?
किसी प्रत्यय की योग से बनती है। जो यौगिक धातु होती है यह किसी प्रत्यय की योग से बनती है। प्रत्यय की योग से बनती है। किससे बनती है? प्रत्यय की योग से। अब प्रत्यय आप जानते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगता है। जैसे मैं कहूं कि पड़ धातु है, खा, इसमें ना प्रत्यय जोड़ देंगे क्या बन जाएगा? खाना। यही यौगिक धातु। ठीक है, ये कौन सी धातु है? जैसे पढ़ा या पढ़, ना जोड़ देंगे प्लस ना, क्या हो जाएगा? पढ़ना। यही यौगिक धातु जो किसी शब्द प्रत्यय के रूप में जोड़ने के बाद यौगिक धातु का निर्माण। इस तरीके से यह रहा आपका मूल धातु और यौगिक धातु। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा जो था संज्ञा। संज्ञा शब्द से क्रिया का निर्माण कैसे होता है आपको मैंने बताया था। जैसे संज्ञा शब्द से क्रियापद का निर्माण। जैसे मैं कह दूं कि जो संज्ञा शब्द हाथ, इसमें प्रत्यय रूप में जोड़ने के बाद जो शब्द बनता है हथियाना। यह आपका क्या होगा? क्रिया। यह आपकी संज्ञा और यह क्रियापद हथियाना। बात शब्द भी एक संज्ञा है। बात से हो जाएगा बतियाना। यह क्या है? यह संज्ञा शब्द से क्रियापद का निर्माण होगा। अब तीसरा जो था आपका विशेषण। 3 शब्दों से मैंने बताया था क्रिया का निर्माण 3 शब्दों से होता है, एक धातु से, एक संज्ञा से और तीसरा जो है आपका विशेषण। तो विशेषण आपका एक गरम होता है। गरम क्या है? गरम शब्द विशेषण है। गरम शब्द क्या है? विशेषण है। जैसे जो गरम शब्द क्या है? विशेषण। तो विशेषण तो यहां हो जाएगा गरमाना। गरमाना एक क्रिया है। जैसे ठंडा शब्द है। ठंडा भी एक विशेषण है। ठंडाना। ठीक है, जैसे पागल शब्द भी एक विशेषण है। पागल से पगलाना। तो मैंने आपको बताया जो क्रियापद का निर्माण होता है वो 3 शब्दों से होता है, संज्ञा से, विशेषण से और धातु से। यह रही आपकी विशेषण और संज्ञा शब्द से क्रियापद का निर्माण। धातु को मैंने बताया। अब आते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के यह प्रश्न रचना के आधार पर। क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। इसके आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक, दूसरा होता है अकर्मक। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। पहली होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी क्या होती है? अकर्मक। यह रचना के आधार पर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कि रचना के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद। नंबर 1 सकर्मक और नंबर 2 अकर्मक। सकर्मक नाम से स्पष्ट हो रहा है, अकर्मक। तो हम आते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया कर्म के साथ आती है।
जो क्रिया कर्म के साथ आती है, जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म की अपेक्षा रहती है। कर्म की अपेक्षा मीन्स होता है आशा से। इसमें कर्म के अर्थात इसमें कर्म निहित होता है, या आप यूं कह सकते हैं कि इसमें कर्म क्या होता है? निहित होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, उदाहरण के रूप में, उदाहरण सकर्मक क्रिया का उदाहरण, जैसे मैं कह दूंगा हर्षित जो है, हर्षित आम खाता है। हर्षित आम खाता है। हर्षित क्या है? आम। कौन या क्या प्रश्न करने से यहां पर कर्म, यहां पर जो आपका है हर्षित क्या खा रहा? तो हर्षित यहां क्या खा रहा? आम। तो कौन या क्या का प्रश्न करने से कर्म का बोध हो जाता है। जैसे आम खा रहा, तो ये आम क्या है? आपका कर्म है। खाना क्या है? क्रिया है, मुख्य क्रिया। यह क्या है? सहायक क्रिया। और यह क्या है? आपका कर्ता, हर्षित। यह कर्म हो गया, यह मुख्य क्रिया हो गई, या आपकी सहायक क्रिया। ठीक है, तो इसमें आम क्या है? कर्म, इसलिए सकर्मक मतलब कर्म की अपेक्षा रहती है, इसमें कर्म निहित होता है। ठीक है, इसलिए यह कहलाती है सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्म निहित हो वह कहलाती है सकर्मक क्रिया। इसमें कभी कभी आपको एग्जाम्पल के रूप में जैसे देता है, पढ़ना किस प्रकार क्रिया, लिखना सकर्मक है अकर्मक है। तो इसमें देखिए बहुत और ध्यान दिएगा, इसमें कौन कौन है जो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसमें विशेष ध्यान रखिएगा। यहां से प्रश्न आता है, जैसे कहता है कि खाना क्रिया है, सकर्मक अकर्मक द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि सकर्मक क्रिया में कौन कौन आते हैं। ठीक है, इसमें लिखना, पढ़ना जो सकर्मक क्रिया होती है, लिखना, पढ़ना, खाना पीना, देखना, खाना पीना देखना, जो ये शब्द होते हैं जैसे खाना पीना देखना, खरीदना, आदि शब्द क्या कहलाते हैं? सकर्मक। ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रश्न करते हैं कि वह लिखता है, तो लिखना, वह पत्र लिखता है, तो कर्म तो निहित है, लेकिन यहां पर लिखना शब्द जो होता है सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। यह लिखना, पढ़ना, खाना पीना, जैसे मैं कह दूं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पूछता है कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो उड़ना शब्द अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, न कि सकर्मक क्रिया के अंतर्गत। भले उसमें वाक्य कर्म निहित हो, लेकिन उड़ना एक अकर्मक क्रिया के अंतर्गत कहलाती है। इस तरीके से यह आपकी सकर्मक, इसमें लिखना, पढ़ना, खाना पीना, देखना, खरीदना आदि शब्द जो है अगर आ गए तो समझिए कि वह कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अभी आपने देखा सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म निहित हो, जिसमें कर्म की अपेक्षा रहती है। किंतु अब जो हम अकर्मक पढ़ेंगे, अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं लगा हो, जिसमें कर्म नहीं लगा, जिसमें कर्म क्या हो?
नहीं लगा, अर्थात जिसमें कर्म होता ही नहीं। या आप यूं कह सकते हैं कि जिस क्रिया का प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े, जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। मतलब जिसका सीधे प्रभाव कर्ता पर पड़े वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अर्पित खाता है, यहां पर जो अर्पित शब्द है वो यहां पर क्रिया, तो क्रिया का सीधे प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इस पे, कर्ता पे, इसलिए इस क्रिया में अकर्मक क्रिया होती है। और यहां देखिए कर्म इसमें निहित नहीं, कर्म क्या है? इसमें निहित नहीं। सीधे अगर कहता अर्पित आम खाता है, अर्पित केला खाता है, तो केला यहाँ पर क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। किंतु यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का सीधे प्रभाव कर्ता पड़ता है, इसमें कर्म की उपेक्षा होती है। उपेक्षा मतलब निरादर होता है, इसमें कर्म का निरादर होता है, इसमें कर्म का सम्मान नहीं होता, इसलिए इसमें कर्म निहित नहीं होता। क्लियर? इस तरह की क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया, जिसका सीधे प्रभाव कर्ता पड़ता है, इस क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कौन कौन है जो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि अकर्मक क्रिया, जैसे कह दे कि कूदना किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक। तो इसमें लेटना, कूदना, लेटना, कूदना, जो यह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत कहलाती है। ठीक है? उगना, उछलना, बहना, उछलना, उगना, बहना, यह कैसी क्रिया कहलाती है? अकर्मक। उड़ना, आना जाना, उड़ना, आना जाना, उड़ना, आना जाना, रोना, हंसना, रोना, हंसना, रोना, हंसना, बैठना, सोना, बैठना, सोना, बैठना, सोना, जगाना, उतरना, उतरना, जगाना, उतरना, डूबना, अकड़ना, गिरना, डूबना, अकड़ना, गिरना, ये सारी क्या है? अकर्मक क्रिया। बचना, उबलना, दौड़ना, बचना, उबलना, दौड़ना। दौड़ना क्रिया है, लेकिन कैसी क्रिया है? अकर्मक। दौड़ना आदि जो शब्द हैं, आदि शब्द, यह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। यह अकर्मक क्रिया की उदाहरण कर सकते हैं। इतना सब जो है, लेटना, कूदना, उछलना, उछलना, उगना, बहना, उड़ना, बचना, गिरना, अकड़ना, ये शब्द क्या है? सारे अकर्मक क्रिया के अन्य उदाहरण, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से विशेष ध्यान रखिएगा।
जो कि सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता ही नहीं है। तो अगली जो इसके बचे हुए पार्ट हैं, क्रिया के जो बचे हुए पार्ट हैं, उसके अंतर्गत हम अगले वीडियो में जैसे हम देखेंगे कि क्रिया के कार्य क्या है, कौन कौन से जो है क्रिया के कार्य हैं, और जो रचना के आधार पर जो आपने देखा बहुत महत्वपूर्ण, रचना के आधार पर दो क्रिया के भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। लेकिन हम बनावट के आधार पर जो क्रिया के भेद पढ़ेंगे, क्रियार्थक संज्ञा, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, इस भेद को हम अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।